ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज हम लोग स्टॉक मार्केट में टैक्सेशन का क्या क्या इम्पैक्ट होता है, कैसे कैसे, अगर आपको लॉस है तो कैसे होगा, प्रॉफिट है तो कैसे होगा, कुछ टैक्स प्लानिंग की टिप्स भी दे दूंगा मैं आपको। और साथ में आपको बताऊंगा कि जो जो क्वेश्चंस आपके लोगों के होते हैं कि जनरली क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको फेस होती हैं, वो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नाउ इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर जो है ना वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, आपने देखा होगा आपको सीए की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है अगर आपके पास अदर अदर टाइप्स की इनकम्स हैं तो। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपसे, ये सारी ही चीज़ें मैं आपको ना बहुत इजी फॉर्मेट में समझाऊंगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास इनकम के 5 तरीके के हेड्स होते हैं। हेड्स क्या होते हैं? बेसिकली कि आपने जो भी तरीके की इनकम कमाओगे, सरकार ने कहा है उसको 5 तरीके की इनकम में आप डाल सकते हो। ठीक है, वो 5 तरीके की कौन सी इनकम है? सबसे पहले नंबर पे आता है आपका सैलरी इनकम। सैलरी इनकम क्या होती है? मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ, कहीं पे अपना ये जॉब करता हूँ, तो वहां से सैलरी मिलती है, तो वो मैं अपने सैलरी की इनकम में डालता हूँ। लेट्स से मेरी सैलरी इनकम है 20,000 रुपये। ठीक, 12 महीने के हिसाब से कितनी हो गई? 2,40,000 रुपये। तो ये मेरी सैलरी की इनकम हो गई। ठीक, अभी ये मैं सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस है, आपको टैक्स प्लानिंग में काम आएगी। हाउस प्रॉपर्टी की आपकी सेकंड इनकम होती है। लेट्स से मेरी कोई एक प्रॉपर्टी, कोई घर है, कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग है या फिर कुछ है, उससे मेरी रेंटल इनकम आ रही है या फिर, तो वो चीज़ आपकी आती है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के अंदर। ठीक है, ना इन इतना हम लोग उसमें जाएंगे नहीं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड को ही रखेंगे। ठीक, नाउ थर्ड तरीके की इनकम आती है आपकी बिजनेस इनकम। जैसे मैं आपका ये डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करता हूँ, ये भी आपकी बिजनेस इनकम है। मैं अगर कोई कोर्स बेचता हूँ, मैं एडवाइजरी सर्विस चलाता हूँ, वो भी बिजनेस इनकम है। तो जो भी चीज़ें मैं बिजनेस में करता हूँ, बिजनेस जो भी तरीके का, कोई सा भी बिजनेस हो जाए, ठीक है, वो सारी आपकी इनकम किस में आती है? बिजनेस इनकम में। टैक्स प्लानिंग मेजरली यहीं पे होती है। ठीक है, यहाँ पे आप टैक्स प्लानिंग कर ही नहीं सकते, सैलरी में इम्पॉसिबल है कोई भी टैक्स प्लानिंग, मतलब इन द सेंस कि आप 80सी की डिडक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। जब आपकी इनकम ज़्यादा हो जाती है, 50 लाख 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है, तो इसमें मेजर सोर्स आपका बचता नहीं है प्लानिंग का। इसमें किस तरीके से प्लानिंग करनी है अभी हम लोग देखेंगे। ठीक, देन आता है आपका कैपिटल गेन। ये दोनों रिलेटेड हैं आपके स्टॉक मार्केट से। ठीक है, इन्हीं दोनों को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे और जो जो अपनी प्रॉब्लम्स आती हैं वो देखेंगे। नाउ नेक्स्ट इनकम क्या होती है? अदर इनकम। नाउ आप जैसे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, तो इस यूट्यूब की वीडियो पे एड्स चलते हैं, तो एड से एक इनकम आ रही है, तो मैं उसको अदर इनकम में दिखाता हूँ। ठीक है, लेट से इसकी इनकम है 2 लाख रुपए साल की। ठीक, ये हो गया आपका। अब हमारा कहाँ पे काम है स्टॉक मार्केट में? बिजनेस इनकम में और कैपिटल गेन में, बस इस दो जगह में। ठीक, बाकी इसका हम लोग नहीं देखेंगे कुछ भी, सैलरी वगैरह का। ठीक, दो तरीके समझना कि जो टैक्स लेती है ना सरकार, जो भी पैसा आपका इनकम कमाने पे लेती है, वो दो तरीके से लेती है इंडिविजुअल के बेसिस पे। एक तो फ्लैट लेती है, मतलब भैया आपने जो भी इनकम कमाई है उसका 15% सीधा हम टैक्स लेंगे। या फिर क्या कहती है गवर्नमेंट कि आपका इतना कमाया, आपने जो भी कमाया इसका 10% हम टैक्स लेंगे, जो एलटीसीजी वगैरह में होता है। वो फ्लैट लेती है, रेट मतलब फ्लैट होता है कि आपका एक ही रेट रहेगा। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है आपका? स्लैब रेट होते हैं, मतलब इतने से इतने की इनकम होगी तो इतने परसेंट का टैक्स, इतने से इतने की इनकम होगी तो इतने परसेंट का टैक्स। ये सारी चीजें आपकी आती है। ये चीजें हो गई आपकी, एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर होगा किस तरीके से आप अपनी इनकम को डिवाइड करते हो, क्या चीज होती है। ठीक, नाउ नेक्स्ट आता है 5 तरीके की आपका स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इनकम होती है। कौन कौन से वो 5 तरीके होते हैं? सबसे पहले डिविडेंड इनकम। ठीक, डिविडेंड इनकम आपकी वो इनकम है, जैसे आपने इन्फोसिस का शेयर खरीदा या फिर आपने आईटीसी का शेयर खरीदा, आपकी होल्डिंग में पड़ा हुआ है, वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है। करेक्ट, डिविडेंड आपको पता ही होगा क्या होता है, जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है एज अ डिविडेंड। तो वो डिविडेंड पे आपका टैक्स लगता है। ना डिविडेंड पे टैक्स कहाँ लगता है आपका, कहाँ पे इनकम पे जाती है? ये हमने 5 देखे थे, इसमें आपकी अदर सोर्स ऑफ इनकम में चले जाती है। इन्हीं 5 हेड में ही आएगी इनकम, जहां से भी इनकम आएगी, कहीं से भी आए, इन्हीं 5 हेड में आएगी, इसके अलावा कहीं नहीं जाने वाली। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, सेकंड तरीके की इनकम होती है आपकी डिविडेंड की। ठीक, सॉरी एलटीसीजी की। स्टॉक मार्केट डिविडेंड समझ में आ गया आपको कहां पे जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एलटीसीजी क्या होता है? इसमें थोड़ा सा आपका एक चीज है, पहले तो आपका रेट आपका 10% है। ये कहां पे जाता है? कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन की इनकम कौन सी होती है मालूम है? ये वाली इनकम जो होती है आपकी, ये इनकम वो होती है जो आपने कोई प्रॉपर्टी बेच के या फिर कुछ आपने रियल एस्टेट में आपने देखा वो भी सारी इनकम हेड यही है। हम लोग स्टॉक मार्केट की इनकम को कैपिटल गेन में डाल रहे हैं एलटीसीजी को, लेकिन हेड यही है। ठीक है, तो कैपिटल गेन आपका हेड में जाती है इसमें। ठीक, एलटीसीजी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एसटीसीजी मतलब होता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसमें आपका टैक्स रेट है 10%। अब ये कैसे होता है आपका? लेट से
मैंने क्या करा, रिलायंस का शेयर खरीदा, मैंने आईटीसी का शेयर खरीदा, इन्फोसिस का खरीदा, और मैंने जब खरीदा था उसको जब बेचा, याद रखना ये गेन तभी होगा ना आपको जब आप बेचोगे शेयर को। अगर आप बेचोगे नहीं शेयर को, आपको M2M में प्रॉफिट या लॉस दिखता रहेगा, स्क्रीन पे आपको दिखता रहेगा कि आपका इन्फोसिस में इतना लॉस लग रहा है या नहीं लग रहा है। जब उसको बेचोगे तब वो एक्चुअली में आपका एग्जिट होगा, स्क्वायर होगा स्ट्रेट से या उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट से, तब आपका LTCG और STCG आता है, ठीक, यानी कि आपने उससे एग्जिट करना है तब। अब लेट से मैंने 10 लाख रुपए के रिलायंस के शेयर खरीदे एग्जांपल के लिए, और मैंने 12 लाख रुपए इस शेयर में 12 लाख रुपए का शेयर्स बेचे, तो मुझे क्या हुआ, 2 लाख रुपए का गेन हुआ। अगर मैंने इसका होल्डिंग टाइम 1 साल से ज्यादा है, मतलब जब मैंने खरीदने और बेचने में जो डिफरेंस है टाइम का वो 1 साल से ज्यादा है, तो वो लॉन्ग टर्म हो गया, करेक्ट। अगर वो टाइम 1 साल से कम है तो वो आपका शॉर्ट टर्म हो गया। मतलब अगर मैंने, आज डेट है लेट्स से 20 जुलाई, ठीक है, 20 जुलाई से मैंने शेयर खरीदा 2023 में, ठीक। अगर मैं इसको आगे 1 साल बाद यानी कि आपका 21 को आपको जुलाई नेक्स्ट ईयर 24 वाले जो 2024 होगा इसमें बेचता हूं, तब मेरा LTCG में जाएगा, नहीं तो मेरा STCG में जाएगा, शॉर्ट टर्म में जाएगा, ठीक। तो ये आपका 2 लाख रुपए का गेन हो गया। अब 2 लाख रुपए पे हमने क्या देखा था कि फ्लैट रेट लगता है, STCG LTCG में फ्लैट होता है, यानी कि इसमें आपका 10% का गेन लग जाएगा। कितना आएगा आपका, 20,000 रुपए। लेकिन बस गवर्नमेंट ने LTCG में एक छूट दी है। वो क्या छूट दी है कि यहाँ पे आपका 1 लाख रुपए तक का गेन अगर आपका लॉन्ग टर्म में आ रहा है तो वो आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मतलब आपको उसका रिडक्शन मिल जाएगा। यानी कि ये आपका 2 लाख रुपए का नहीं है, ये आपका 1 लाख रुपए का आपका गेन आ रहा है, ठीक है। 1 लाख रुपए पे आपको 10% देना होगा, ना कि आपका 2 लाख रुपए पे, ठीक है। सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपका ये क्या होगा, 1 लाख पे आपका गेन हो गया, ठीक है। STCG में भी फ्लैट रेट लगता है, फ्लैट रेट कितना होगा, 15%। सेम ही चीज है, गेन वगैरह सेम कैलकुलेट होता है, बस इसमें आपको 1 लाख रुपए का एडवांटेज नहीं है। और एग्जांपल करो कि आपने 1 साल के अंदर शेयर्स बेच दिए, तो 12 लाख रुपए की जब बेचे 2 लाख रुपए का गेन हुआ, लेकिन 1 साल के अंदर आपने ये कर लिया, जो एग्जिट किया शेयर्स वो 1 साल के अंदर किया, दैट मीन्स आपका लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसका रेट होगा 15%, ठीक। ये हो गया आपका साहब इसका। नाउ फोर्थ चीज आती है आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग। नाउ इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, आपने अपना टैक्स स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो क्या कर सकते हैं, तो है, ठीक। अब मैं बात करता हूं इसकी इंट्राडे में आपकी सिर्फ शेयर्स पे, ठीक है। F&O की हम अभी बात नहीं कर रहे, F&O होता है आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे आते हैं, लेकिन शेयर्स में अगर आप ट्रेडिंग करें, जैसे रिलायंस का शेयर आज ही खरीदा और आज ही बेच दिया, या फिर आपने कोई ITC का शेयर आज ही खरीदा आज ही बेच दिया, तो उस पर आपको गवर्नमेंट कहती है भैया ये आपकी स्पेक्यूलेटिव है। स्पेक्यूलेटिव मतलब सट्टे वाली इनकम है, तो इस पे आपका गवर्नमेंट कहती है साहब 30% का टैक्स लगेगा, सीधा फ्लैट लगाएगी वो आपको। मतलब अगर आपने साल में 10 लाख का गेन किया तो 30% का आपको सीधा टैक्स लगेगा। कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। यहाँ पे मेन चीजें आती हैं और जहाँ पे आपको मेन काम करना है, बिकॉज मैंने आपको बताया था बिजनेस इनकम में आप टैक्स प्लानिंग भी करते हो, ठीक है। अब नाउ क्या होता है, यहाँ पे पहले F&O को टैक्स कैसे होता है वो क्या देखते हैं, ठीक। गवर्नमेंट कहती है कि साहब आप जो भी F&O से यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन से इनकम कमा रहे हो, ये या लॉस कर रहे हो, सारा आपका बिजनेस पर्पस है। जैसे उसमें स्पेक्युलेटिव था ना, ये नॉन स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज में आता है डेरिवेटिव्स। मतलब यहां से आपने अगर कोई लॉस किया है, प्रॉफिट किया है, तो आपको बेसिकली सेट ऑफ मिल जाएगा। फायदा क्या होता है अगर स्पेक्युलेटिव है या नॉन स्पेक्युलेटिव का, जो यहाँ पे आपका ये है ना, लेट से यहाँ पे कोई बिजनेस का लॉस आया है, तो वो आप अदर हेड से, अदर इनकम वगैरह इन सब से आप सेट ऑफ कर सकते हो। मतलब अगर मेरे को यहाँ पे 2 लाख की इनकम हो रही है, तो मैं इसका लॉस अगर कुछ होता है तो मैं यहाँ पे सेट ऑफ कर लूंगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे कोई भी लॉस हो, प्रॉफिट कमा रहा हूँ मैं, तो कोई भी पैसा कमा रहा हूँ तो यहाँ सेट ऑफ कर लूंगा। यहाँ पे कोई भी कमा रहा हूँ सेट ऑफ कर सकता हूँ, यानी कि जो लॉस कर रहा हूँ ना मैं डेरिवेटिव्स में, उसका मुझे फायदा मिल जाता है। लेकिन मुझे ITR फाइल करनी जरूरी है, अगर ITR नहीं फाइल करूंगा तो दिक्कत है। सैलरी में सेट ऑफ नहीं होता, बस ये याद रखना। सैलरी के साथ सैलरी वाले लोगों को सबसे ज्यादा मार पड़ती है, इसमें कोई सेट ऑफ नहीं मिलता, कोई तरीके की टैक्स प्लानिंग नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। सैलरी वालों टैक्स प्लानिंग क्या कर सकते हैं, 80C डिडक्शंस वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी प्योरली बिजनेस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो टैक्स प्लानिंग आप कहीं भी सर्च करोगे आपको आराम से मिल जाएगी। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो अलग तरीके से है, ठीक। अब यहाँ पे मैंने कहा ठीक है साहब, ये तो हो गई मेरी बिजनेस इनकम। अब मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मेरे पास 2 वो हैं, मतलब 2, एक कंपनी में मेरी काम करती है और एक मैं इंडिविजुअल भी काम करता हूँ, ठीक है। HUF के थ्रू भी काम करते हैं। अब होता क्या है, जैसे मैंने क्या किया, मुझे पता है
कि मैंने एक सेटअप बनाया, बैक टेस्टिंग करना है, सेटअप बनाया, अब मुझे पता है कि इसमें लॉस या प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है, तो मैं क्या करता हूँ ना, जिस बिजनेस से मेरा प्रॉफिट आ रहा होता है सबसे ज़्यादा, उस बिजनेस से मैं अकाउंट के थ्रू ट्रेडिंग करता हूँ, ताकि उसमें जो लॉस भी लगेगा तो वो उससे सेट ऑफ मिल जाए। मतलब अगर मैंने 1 लाख रुपए का लॉस किया किसी में, तो मुझे सीधा सीधा 30% का एडवांटेज मिल गया ना, समझ रहे हो आप। 1 लाख रुपए का मैंने प्रॉफिट कहीं यहाँ पे लॉस कर दी डेरिवेटिव्स में, तो मैं क्या करूंगा, कोई और बिजनेस में जहां से कमा रहा होता हूँ उसके थ्रू इसमें ये लॉस को सेट ऑफ करता हूँ। क्यों करता हूँ, अगर मेरी कहीं और से इनकम लेट से 50 लाख रुपए की है, तो वो 49 लाख रुपीज बन जाएगी इनकम, क्योंकि आपको डिडक्शन मिल जाएगा। दूसरा मैं क्या करता हूँ, दूसरा मैं जाता हूँ 44 ADA में। ना चलो इतना मैं आपको अभी इसमें क्या ही बताऊं कि 44 ADA बेसिकली बिजनेस प्रोफेशंस के लिए होता है कि अगर आपको 50% आपकी इनकम डीम्ड मान ली जाती है, ठीक है, तो वो अभी उसका इतना फिर एक बहुत ज़्यादा अलग ही वो बन जाएगा। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ आपका F&O में वापस से। नाउ अब लोग कहते हैं यहाँ पे किस तरीके से आपके टैक्सेशन और एक्सपेंसेस होते हैं। आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट एडिटर स्क्रीन पे लगा रहा होगा, इसमें अलग अलग तरीके से आप खर्चे देख रहे हो, जैसे स्टैम्प ड्यूटी है, आपका STT है, या फिर आपका ये GST है, ब्रोकरेज है, ये सारे जो ये एक्सपेंसेस होते हैं ना, इन सब की छूट भी आपको F&O की इनकम में मिल जाती है। मतलब अगर मैं 2 लाख रुपए कमाए हैं ग्रॉस प्रॉफिट, उसके अंदर मैंने खर्चे ये सारी चीज़ें करी हुई हैं, ठीक है। इवन आप सॉफ्टवेयर कोई परचेज किया है, कोई आप जैसे आप मैं निफ्टी ट्रेडर की बात करता हूँ, मैंने वो बाय किया हुआ है, इन सब क्वांट से पे वो बाय किया हुआ है, फिर अलग अलग जो भी सॉफ्टवेयर करता हूँ ना, उन सब के भी खर्चे मेरे को अलाउड होते हैं। बिजनेसमैन हिंदुस्तान में नहीं, कहीं पे भी बिजनेसमैन के पास एक बहुत बड़ी चीज़ें होती है खर्चे अलाउड होने की, जिसकी वजह से वो अपने टैक्स प्लानिंग को बहुत अच्छे से कर सकता है। सैलरी वाले को ऑब्वियसली वो एडवांटेज नहीं है। अगर किसी की, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो 2-4-5 लाख रुपए की सैलरी कमा रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज उनका तो टैक्स लगेगा ही नहीं। जिसकी सैलरी 1 करोड़ 2 करोड़ होती है, वो टैक्स प्लानिंग मुश्किल से कर पाते हैं, वो हो ही नहीं पाती उसमें, ठीक। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट प्रमोट भी कहती है, हर दुनिया की गवर्नमेंट वो ना बिजनेस को ही प्रमोट करना चाहती है कि बिजनेस हो, इसलिए आपको वो बहुत छूट देती है, ठीक। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है FAQ, मतलब कुछ लोगों के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आता है, वो ये कहते हैं, क्या मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैं गवर्नमेंट से एम्प्लॉय से मैं सैलरीज लेता हूँ, ठीक है, तो क्या मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। आंसर इज, आप F&O में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। मतलब मैं अगर गवर्नमेंट जॉब करता हूँ तो मैं F&O में ट्रेडिंग नहीं कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँ, अगर मुझे ट्रेडिंग करनी है तो ऑब्वियसली किसी अपनी वाइफ के नाम या कोई रिलेटिव है उसके थ्रू, किसी उनके थ्रू उनके अकाउंट में ट्रेडिंग करूँगा, अगर करना भी, अपने अकाउंट में नहीं कर सकता। नाउ दूसरा क्वेश्चन आता है कि म्यूचुअल फंड का क्या, जो सेम प्रोसेस है ना म्यूचुअल फंड की, जो मैंने आपको स्टॉक मार्केट का बताया, वही सेम LTCG हो तो STCG हो तो F&O होता ही नहीं है म्यूचुअल फंड में, तो वो सेम चीज़, उसमें उतना ही टैक्स रेट वगैरह वो सारी चीज़ें लगेंगी आपकी। तीसरा क्वेश्चन आता है उन खर्चों का क्या, जो मैंने अभी आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट में बताए हैं। तो याद रखना STT जो पे करते हो ना, अब यहाँ पे थोड़ा सा लोग है कि गवर्नमेंट का इशू है, इसका है। 2004 में पी चिदम्बरम जब आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि आप कैपिटल गेन टैक्स दो मत, हमको गवर्नमेंट को मत दो, आप क्या करो, एक STT यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे कर दो, आपका कैपिटल गेन माफ, जीरो, कोई टैक्स ही नहीं देना। मतलब आप 100 करोड़ रुपए कमाओ, कोई टैक्स नहीं। इंडिया बिकेम द टैक्स हेवन कंट्री फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी शेयर खरीदो, कोई भी 1 साल का, अगर आप होल्डिंग, 1 साल की होल्डिंग कुछ भी नहीं होती है, ठीक है, 1 साल में आपने होल्ड करा, 1 साल बाद बेचो, कोई टैक्स नहीं, जीरो टैक्स। जो भी आपको 10% लगता है वो जीरो टैक्स। नाउ अब यहाँ पे आपका अरुण जेटली जब आए थे, आई थिंक 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ था ये, उन्होंने कहा नहीं, आपको 10% का टैक्स इस पे LTCG पे लगेगा, ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म अगर आप शेयर रखते हो तो आपको 10% का साथ टैक्स देना पड़ेगा। इसे बड़ा डिबेट हुआ। तो आप डिबेट क्या हुआ कि STT यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपने इंट्रोड्यूस इसलिए किया था कि आप कैपिटल गेन माफ कर रहे हो, तो आप जब कैपिटल गेन वापस से लगा रहे हो तो भैया STT को हटाओ, बट STT नहीं हटा, STT भी लगा हुआ है और कैपिटल गेन भी लगा हुआ है, वो दोनों चीजें हैं, ठीक। अब STT का इंपॉर्टेंस क्या है, जो इनकम आप यहां पे कमा रहे हो LTCG में, STCG यानी कैपिटल गेन्स में जो आप कमा रहे हो, उसमें आप ये डिडक्शन को अलाउड नहीं कर सकते टैक्स की, कि आप टैक्स ले ही नहीं सकते, कि एडवांटेज नहीं ले सकते, आप खर्चे में टैक्स नहीं डाल सकते। वेयर एज F&O में आप डाल सकते हो। मतलब जो आपको मैंने बताया ना कॉन्ट्रैक्ट नोट निकला है, इसमें आपके खर्चे हैं, वो खर्चे आपको इनकम में सेट ऑफ हो जाते हैं, मतलब इनकम के अगेंस्ट हो जाते हैं, केवल F&O में, इसमें नहीं होते। एक और क्वेश्चन आता है कि आपको अगर लॉसेस हैं, मैंने 2 लाख रुपए के F&O में लॉसेस लिए, तो मैं कितने साल तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं। पहली चीज तो आप कैरी फॉरवर्ड तभी कर सकते हो जब आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी हो, उसके बिना आप नहीं कर सकते। इसका आंसर है 8 ईयर्स और इसका इंट्राडे में आपका 4 ईयर्स, ठीक है।
इंट्राडे की इनकम गवर्नमेंट ने कहा है ना स्पेकुलेटिव इनकम है, तो स्पेकुलेटिव इनकम केवल स्पेकुलेटिव इनकम से ही सेट ऑफ हो सकती है। मतलब अगर आपको अगले इससे लेट से इस साल कोई इंट्राडे में गेन हुआ है, अगले साल आपको उसमें कोई लॉस लगा है, तो आप इसी इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हो, करेक्ट। एफ की आप कहीं भी यूज कर सकते हो। देन एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, मैं इंडिविजुअल अकाउंट में ट्रेडिंग करना पसंद नहीं करता हूं। मतलब इंडिविजुअल यानी कि मैं अपने पर्सनल अकाउंट में क्यों नहीं करता, बिकॉज इनकम टैक्स जब आपकी इनकम ना 20 लाख 25 लाख से ज़्यादा पहुंचेगी तो इंडिविजुअल के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। आप समझना, जो मैं आपको टैक्स प्लानिंग की बात बता रहा हूं वो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब एक कंपनी है मेरी, एक मेरा इंडिविजुअल हो, अगर मैं कंपनी के अकाउंट में पैसे कमा रहा हूं ना तो मैं खर्चे कर सकता हूं। लेट से मैंने यहाँ पे स्टाफ है, उसको सैलरीज देनी है, वो खर्चे लगा दिए, रेंट देना है वो खर्चा लगा दिया, इलेक्ट्रिसिटी वो खर्चा डाल दिया, कोई चीज़ बाहर से परचेज कर रहा हूँ वो खर्चा लगा दिया, कंप्यूटर ले रहा हूँ तो खर्चा है। ये सारे खर्चे हैं ना, ये सारे खर्चे मैं इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं डाल सकता। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो बात अलग है, ठीक है। अगर मैं इसकी क्या कहते हैं आपका सैलरीड पर्सन हूं या फिर ये आपका जॉब अप करता हूं तो मैं नहीं कर सकता। इसलिए मैंने क्या किया, एक बिजनेस इनकम में गया और अपना, और इंडिविजुअल का टैक्स रेट ना बहुत हाई जाता है। मतलब आप जब उसका इफेक्टिव टैक्स रेट निकालोगे तो 42%, 40 उससे भी आगे चला जाता है सर चार्जेस वगैरह लगा के। जबकि बिजनेस इनकम में आपका वही टैक्स रेट भी रिड्यूस है। तो कभी भी ट्रेडिंग, जब भी आप प्रॉफिटेबल हो और आपको लगता है प्रॉफिटेबल हो गए, तो आप क्या कर सकते हो, कंपनी के थ्रू बना सकते हो जहां पे आप खर्चे वगैरह क्लेम कर सकते हो, ठीक है, अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो। दूसरी चीज क्या है, आपको जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर सेटअप, मुझे नहीं पता ना, जब मैं फॉरवर्ड टेस्ट करता हूँ कोई भी सेटअप को, तो मुझे पता है इसमें लॉसेस भी आ सकते हैं, तो मैं हमेशा उस वाले अकाउंट को खुलवा के ट्रेड करता हूँ जिस अकाउंट में ऑलरेडी प्रॉफिट है, ताकि अगर लॉसेस आएंगे तो वो सेट ऑफ हो जाए उससे, करेक्ट। देन एक और क्वेश्चन आता है कि साहब ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ 2 करोड़ के ऊपर पहुंच जाती है, टर्नओवर वाली बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका टैक्स ऑडिट मुझे सीए से करानी पड़ेगी या नहीं? आंसर इज यस। नाउ अब टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करें, ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स इशू है। तो आपने कुछ नहीं करना है, अपना सीधे जो भी आपका ब्रोकर होगा उसमें टैक्स पिंडल का ऑप्शन आता है, उसी टैक्स पिंडल के अंदर आपको टोटल टर्नओवर दिख जाएगी कि आपने टर्नओवर कितनी करी है। बिकॉज आपको लगता है कि मैंने दिन में 50 लाख की टर्नओवर कर दी, अगर मैं फ्यूचर की 100 लॉट पे 10 लॉट पे भी काम कर रहा हूं तो मेरी करोड़ रुपए की टर्नओवर हो जाएगी, लेकिन वो टर्नओवर नहीं करती, वो डिफरेंस आता है। तो अब आज के टाइम में, पहले के टाइम में बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता था कि कैसे टर्नओवर करें कैसे नहीं करें, आज के टाइम में आपको ब्रोकर ही कैलकुलेट करके दे देता है वो टर्नओवर। अगर वो टर्नओवर आपकी 1 CR या प्रेस्क्राइब लिमिट से ऊपर है तब तो आपको टैक्स ऑडिट करा दीजिए सीए के पास जाके, नहीं तो आपको टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। जनरली इन शॉर्ट ज़्यादा अगर आप ट्रेडिंग नहीं करते हो, मतलब 10-15 लॉट में भी काम करते हो, तो भी आपको नहीं पड़ती जरूरत इसकी टैक्स ऑडिट की, ठीक है। बड़े लेवल पे करते हो तो ऑब्वियसली आपको पड़ेगी। कंपनी में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको ऑडिट करानी कंपलसरी होती है, ठीक। तो ये सारा ही चीज़ था, आपको मैंने बताया कि कैसे कैसे सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो।